नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि उत्कर्ष ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, अपना लोहा पूरे भारत में मनवा चुका है। राजस्थान में तो उत्कर्ष ने बहुत अधिक नाम और शोहरत कमाई हुई है, जिसका मुख्य कारण आप सभी हैं। आप सभी विद्यार्थियों की वजह से आज उत्कर्ष इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। बस आपका प्यार और सहयोग बना रहे और बहुत जल्दी उत्कर्ष यहाँ भी अपना जो मुकाम है वो हासिल करेगा और आपका प्यार और सहयोग इसको पूरा कराएगा। बस अब उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी ऊंचाइयों को छू लीजिए और इसमें अपना नाम बनाइए। तो ध्यान रखना, आपको बड़े विस्तार से और ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। आपको सटीक और महत्वपूर्ण चीजें हम बताएंगे जिनको आपको ध्यान से समझना है। आपको पूर्ण रूप से ध्यान पढ़ाई पर देना है, अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम सहदेव चौधरी है और मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण के जो सिलेबस है जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, क्या क्या सिलेबस है, कितने अंक का है, क्या क्या, ये सारी बातें पिछली कक्षा में हो चुकी हैं। अब हम जो बात करेंगे वो अपने टॉपिक से संबंधित बात करेंगे और उसमें जो हम शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय से। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या करेंगे, परिचय करेंगे इसका सामान्य, उसके बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय शुरुआत यहां से करेंगे और फिर हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, क्रम से। देखो, एक बात का ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए ज्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है क्रम और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। जो विद्यार्थी क्रम से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ता है वह सफलता जल्दी प्राप्त कर लेता है, और वो ज्यादा पढ़ता है लेकिन अव्यवस्थित पढ़ता है उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आपको सही और निर्णायक रूप से सिलेक्शन प्राप्त करना है, अगर आपको बहुत अच्छे से सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी पढ़ना पड़ेगा वो व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि आपको भ्रमित नहीं होना पड़े। आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या आपका सिलेबस है वह सिलेबस आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक कहावत सुनी होगी आपने, युद्ध में एक कहावत सुनी होगी, जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप सफल नहीं हो सकते युद्ध में। तो एक कहावत भी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून का काम करता है। जिस पसीने को आप प्रशिक्षण के समय बहा देते हो वही पसीना जब आप युद्ध करते हो तो खून के रूप में काम आता है। उसी प्रकार आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है, इनका बिगुल बच चुका है, तो आप भी तत्पर हो जाओ, पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ इस युद्ध को जीतने के लिए। सिलेबस की चर्चा बड़े विस्तार से और पूर्ण रूप से हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जिसकी चर्चा अब हमें नहीं करनी। दिमाग में आपको वो सिलेबस रखना है। अब हम हमारे टॉपिक के अनुसार चलेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी शब्द से। देखिए, एक तो हिंदी शब्द है और एक हिंदी भाषा है। शब्द में और भाषा में अंतर होता है। जो हिंदी शब्द है ये कहां से आया, हिंदी भाषा है ये कहां से आई, इन दोनों में अंतर है। तो पहले हम हिंदी की बात करेंगे, फिर भाषा की बात करेंगे, उसके बाद में व्याकरण का परिचय।
तो सबसे पहले समझिए हिंदी शब्द की। तो आप सभी को अच्छे से विदित है कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या थी? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी किसको कहते हैं? संस्कृत। हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो इस बात को आप अच्छे से जानते हो, सभी भाषाओं की जननी तो होती है संस्कृत। लेकिन हम अभी भाषा की बात ही नहीं कर रहे, भाषा की चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी शब्द की। तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। वो कौन सा जयकारा लगाएंगे? ब्रज में प्रसिद्ध, हमारे ब्रज में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आप अच्छे से जानते हो, वो है जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। तो जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे का नाम लेकर शुरुआत करते हैं, वो करते हैं हिंदी शब्द की। तो देखिए जो ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो हमारी जो सबसे प्राचीन नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। हमारी जो सबसे प्राचीन नदी थी वो कौन सी नदी थी? सिंधु। और ये सिंधु नदी ईरान के पास बहती थी, ईरान के आसपास बहती थी। अब आपको अच्छे से पता है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पारसिया। क्या कहते थे? पारसिया। ईरान में पारसी लोग रहते थे और पारसी लोग रहने के कारण ईरान का क्या नाम पड़ा? ईरानी। जैसे हिंदुस्तान हिंदुओं के आधार पर नाम पड़ा, सिंधु नदी के आधार पर नाम पड़ा, वैसे ही पारसिया, पारसी लोग रहते थे वहां, इसलिए पारसिया नाम पड़ा। लेकिन मुसलमान जो लोग थे उन्होंने उसमें अपना क्या है? प्रभुत्व जमा लिया, अपना प्रभुत्व जमा लिया, अपना वहां पर अधिकार जमा के इस पारसिया का नाम क्या रख दिया? ईरान रख दिया। तो हम बात वर्तमान समय में ईरान है तो ईरान की ही करेंगे। तो जो सिंधु नदी थी ये ईरान के आसपास बहती थी। और ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है? पारसी या फारसी, क्योंकि पे और फे की जगह पे बोला जाता है, तो पारसी या फारसी। तो जो सिंधु नदी है ये ईरान के आसपास के क्षेत्र में बहती थी। तो जो ईरानी लोग थे वो सै के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? है का। सै के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? है का। और तय और थे के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? तय का। दय और दय के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? दय का। और पे और फे के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? पे का। तो सै को वो क्या बोलते थे? है। तय और थे के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? तय। दय और दय के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? दय। और पे और फे के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? पे प्रयोग करते थे। जैसे हम दय और दय के लिए अलग उच्चारण रखते हैं, द और ध, वो द और धा को द बोलते थे, प और फा को प बोलते थे, और तय और थे को त बोलते थे। तो यहां पर जो सिंधु शब्द है, अब वो सै को तो क्या बोलते थे? है। और दय के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? दय। तो सिंधु नदी को वो क्या कहते थे? हिंदू नदी। सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू नदी। अब सिंधु शब्द से क्या निकला है? हिंदू शब्द। तो जो सिंधु नदी के पास के जो निवासी थे, सिंधु धन उ, अब सिंधु में जब उ जोड़ा तो क्या बन गया? सिंधु में उ जोड़ा तो हिंदू, उ और उ मिलके क्या हुआ? दीर्घु। और हिंदू से ही बना हिंदवी, हिंदू से ही क्या बन गया? हिंदवी बन गया। अब हिंदवी से रूढ़ होके क्या बना? हिंदी बना। हिंदवी से ही रूढ़ होके क्या बना? हिंदी। अब जो ये हिंदी शब्द है ये कहां से आया? भाषा नहीं, शब्द की बात हो रही है अभी। तो जो ये हिंदी शब्द है ये कहां से आया, कैसे आया, क्या क्या इसका क्रम था, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे प्राचीन नदी सिंधु कहां बहती थी? ईरान के आसपास। ईरानी लोग सिंधु नदी के जो पश्चिम का भाग था उसको क्या कहते थे? सिंधु के पश्चिम का जो भाग था उसको क्या कहते थे? हिंदू। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो सिंधु नदी है उसको ईरानी लोग कहते थे हिंदू, और उसके पास के निवासी
क्या कहलाते थे? सिंधु नदी के पास के जो निवासी थे वो क्या कहलाए? हिंदू। अर्थात सिंधु नदी के पश्चिम में जो निवास करने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया? हिंदू। उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदवी। और हिंदवी से रूढ़ होके क्या बना? हिंदी बना। क्या बना? हिंदी। अब हिंदवी कैसे पढ़ा, किसने नाम दिया हिंदवी, कैसे कैसे हिंदवी हुआ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हिंदवी शब्द है सिर्फ एक बार नहीं कई बार प्रयोग में आया है। जो हिंदवी शब्द है किस किस ने कब कब किस किस समय पर बोला है, ये बात भी हम बहुत विस्तार से और आगे करेंगे। 13वीं सदी के प्रारंभ में 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि, भारत का फारसी कवि औफी था। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के फारसी कवि कौन? औफी ने किसका? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। अब इसके बाद तो विषय ध्यान रखना, 16वीं सदी में, ये तो कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। 16वीं सदी में 13वीं सदी में तो औफी ने किसका प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का। और 16वीं सदी में जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था वो किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं सदी में किसका? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और 17वीं सदी में मुसलमान कवियों ने हिंदी के स्थान पर किसका प्रयोग किया? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसका? हिंदवी शब्द का। और 18वीं सदी में किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का। 18वीं सदी में किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने 18वीं सदी में किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने हिंदवी के स्थान पर, अर्थात मैं कहूं हिंदी को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। हिंदी को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। हिंदी जो नाम की भारतीयता है, अर्थात भारतीय जनमानस में मूल रूप से जिसको प्रयोग में लिया गया वो शब्द कौन सा है? हिंदी है। वर्तमान समय में भी इसको क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है। तो ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, क्या इसका क्रम था, किसने इसको कब कब क्या क्या नाम से प्रयोग किया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सिंधु नदी के पश्चिम के भाग में निवास करने वाले भारतीय लोगों को क्या कहा गया? हिंदू। और उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदी। और नदी क्या कहलाई? हिंदू। तो ये नाम सब किसने दिए हैं? फारसी लोगों ने, अर्थात ईरानी लोगों ने। तो यहां पर दोबारा से समझिए, हम अभी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं हिंदी शब्द की। दोबारा से बहुत ध्यान से समझना, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको पूर्ण रूप से विस्तार से और कारण सहित पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा हुआ है इसलिए ये है, नहीं, कारण के सहित है। तो इसका कारण क्या है? सब प्रमाण पढ़ना है, प्रमाण के सहित पढ़ना है। बिना प्रमाण के किसी कही हुई बात पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हिंदी शब्द की, भाषा नहीं, शब्द की। जो ये हिंदी शब्द है कहां से आया? तो देखिए, सिंधु नदी, भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु है। अब सिंधु कहां बहती थी? पारसिया के आसपास, अर्थात ईरान के पास में बहती थी। और जो पारसी लोग थे, या मैं ऐसे कहूं जो ईरानी लोग थे, वो सै के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? है का। तय और थ की जगह पर किसका प्रयोग करते थे? तय का। दय और दय के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? दय का। पै और फै के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? पै का। तो देखिए, सिंधु में सैका तो हो गया है और धैका हो गया दय। सिंधु को क्या बना दिया? हिंदू। तो जो पारसी लोग थे, अर्थात जो ईरानी लोग थे, वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू नदी। और उसके पास में जो उसके पश्चिमी भाग के जो निवासी थे, अब इस सिंधु नदी के पूर्व में तो ईरानी लोग रहते थे, पश्चिम में जो निवास करते थे वो कौन थे? हिंदू थे।
और हिंदू सिंधु नदी के पास के होने के कारण इसको क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। सिंधु नदी के पास में निवास करने के कारण, पश्चिमी भाग में निवास करने के कारण इनको हिंदू कहा गया। इनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदवी। और हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो फारसी कवि ऑफी ने 13वीं सदी में हिंदी के लिए किसका प्रयोग किया? हिंदवी का। 14वीं सदी में अर्थात 13वीं सदी में तो किसने किया? ऑफी ने। इसके बाद मैंने आपको बताया था 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और 17वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया, जो किसने किया था? मुसलमान कवियों ने 17वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हो गया था और अंग्रेजों ने हिंदी के लिए कौन सा हिंदुस्तानी भाषा का नाम दिया? हिंदी को क्या नाम दिया? हिंदुस्तानी भाषा। वर्तमान समय में हम इसको क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। तो ये तो अभी हमने चर्चा सिर्फ किस पर करी है? हिंदी शब्द पर। अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? हिंदी अभी शब्द की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे हमें जो ध्यान रखना है वो हमें समझना है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत अच्छी बात समझ आ रही होगी कि जो हिंदी शब्द है ये कहां है? हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया? विदेशियों ने, भारतीय लोगों ने नहीं किया, भारतीय के बाहर के लोगों ने किया। ये तो वही बात हो गई कि बच्चा जन्मा तो हमारे घर है और उसका नामकरण पड़ोसी ने किया है। बच्चा का जन्म कहां हुआ? हमारे घर में। उसका नामकरण किसने किया है? पड़ोसियों ने। हिंदी कहां की भाषा है? भारत की। और इसको नाम किसने दिया है? हिंदी जो नाम दिया वो किसने दिया है? ईरानियों ने। तो इस प्रकार हम एक बहुत अच्छा प्रश्न बनाते हैं। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उससे संबंधित प्रश्न जरूर करेंगे। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ते उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। टॉपिक पूरा होते ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न भी सोचेगा कि मैं कैसे गलत हूं। बिल्कुल भी नहीं घबराना, विश्वास करना, क्योंकि उत्कर्ष इतनी ऊंचाइयों पर ऐसे ही नहीं चढ़ गया। वो सब कारण है वो एक तो आप लोगों का विश्वास और आप लोगों के प्यार की वजह से। तो यहां ध्यान रखना आपको वो ये रखना है कि यहां पर प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, समझना। हालांकि इसके बाद में हम खूब सारे प्रश्न हल करेंगे टॉपिक से संबंधित, टॉपिक पूरा होते। अभी जो हम बात करेंगे इससे जो प्रश्न कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहां प्रश्न बनता है कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। प्रश्न बनता है कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो यहां प्रश्न बना हिंदी शब्द, भाषा की बात नहीं हो रही है अभी, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए विकल्प, सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया फारसी, दूसरा विकल्प लिख दिया पारसी, तीसरा विकल्प लिख दिया ईरानी और इसका विकल्प चौथा लिख दिया उपयुक्त सभी। अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए अनेक प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न को बिल्कुल भी यूं नहीं घबराना, एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्यों ना पूछ ले प्रश्न, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। और जो महत्वपूर्ण बात है, हिंदी है ही आपसे सबसे ज्यादा जो महान विद्वान हुए हैं, सबसे ज्यादा जो हिंदी के प्रख्यात विद्वान हुए हैं वो कहां हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा समृद्धशाली जो हिंदी मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश में ही मानी जाती है। तो ध्यान रखना, आपको उस कड़ी को तोड़ना नहीं है, आपको जो कड़ी शुरू से चलती आ रही है उसको आगे बढ़ाना है और हिंदी में अपना नाम रोशन बनाना है। तो हिंदी को जो निरंतर आपके
उत्तर प्रदेश से चलती आई है, सबसे महान विद्वान हिंदी के उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसको आप आगे लेके जाओगे तो हिंदी में आपको किसी प्रकार से कोई कमी नहीं लाने देनी है, उसको हमेशा आगे बढ़ा के ले जाना है। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइए। फारसी, पारसी, ईरानी या उपयुक्त सभी। जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो हमें इनको रटना नहीं, समझना होता है। कैसे समझना होता है कि मैंने आपको बताया था अभी, जो सिंधु नदी है ये ईरान के आसपास के क्षेत्र में बहती थी, ईरान के पास बहती थी, और ईरानी लोग सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू, जिसकी चर्चा बड़े विस्तार से कर चुके हैं। अब ये जो हिंदी शब्द है ये किसने दिया है, ईरानियों ने, ईरानियों ने दिया है। इसका मतलब ईरान की भाषा ईरानी हो गई, जैसे हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी कहते थे वैसे ईरान की भाषा ईरानी हो गई। अब ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है, पारसी, क्योंकि वहां के जो निवासी थे वो कौन थे, पारसी लोग थे, इसी वजह से ईरान का जो प्राचीन नाम था वो था पारसिया। अब पारसिया मतलब पारसी भाषा होने के कारण उसका नाम पारसिया पड़ा, और पारसी को ही क्या कहते हैं, फारसी। तो पारसी, फारसी या ईरानी, तीनों का अर्थ एक ही है। कैसे, जैसे हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी। कहा भी है इकबाल जी ने, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी भाषा, हिंदू लोग वहां के निवासी, और हिंदुस्तानी क्या हो गया, तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो हिंदी तो भाषा हो गई, हिंदू वहां के लोग हो गए, और हिंदुस्तान उसका देश हो गया। तो वैसे ही हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी एक ही बात होती है, उसी प्रकार फारसी, पारसी और ईरानी तीनों का एक ही अर्थ है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो जो ये हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है, तो उत्तर होगा फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का। तो ये बात अभी हमने सिर्फ किसके बारे में करी है, हिंदी शब्द के बारे में। तो यहां पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक तो समझ आ गया होगा। याद रखना इसका कि सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, फारसी कवि, हिंदुस्तान का था लेकिन फारसी कवि था 13वीं सदी में, औफी ने, ठीक है ना। 16वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, और 17वीं सदी में हिंदवी शब्द का विस्तार से प्रयोग मुसलमान कवियों ने किया। 18वीं सदी में आकर अंग्रेजों ने हिंदी के लिए किसका प्रयोग कर दिया, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कर दिया। ये बात हुई है अभी सिर्फ हिंदी की। अब हम आगे बात करें भाषा की, हिंदी भाषा की बात करेंगे। तो देखिए हिंदी की तो बात हम कर ही चुके, अब बात करेंगे भाषा की। भाषा, अब भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा, क्या मतलब है भाषा का, तो थोड़ा सा ध्यान देना। भाषा का मतलब क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार। देखो बहुत ध्यान से समझना, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको कुछ भी कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ध्यान पूरा यहां रखना है। अगर आप पूरा ध्यान यहां रखोगे, ध्यान से समझोगे, तो सब कुछ आपको यही याद हो जाएगा, क्योंकि हम इसको समझेंगे ऐसे कि एक बार में ही दिमाग में स्थिर बैठ जाए। हम इसको पूर्ण रूप से और विस्तार से समझेंगे, जिससे कि हमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे याद रहेगा। सबसे ज्यादा मैंने सुना है समस्या आती है, वो क्या आती है कि हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। वो भूलते क्यों हैं, क्योंकि हम रटते हैं। अब आप भूलोगे नहीं, ये अभी आपको खुद पता लगेगा। तो देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। भाष का अर्थ क्या होता है,
प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करना चाहता है? भाव या विचार। मेरे मन में कोई भाव या विचार आ रहा है, मैं उसको प्रकट करना चाहता हूं। कैसे प्रकट करूंगा? भाषा के माध्यम से। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, हम आपस में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो किसके माध्यम से कहेंगे? भाषा के। तो भाषा विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है? भाषा। अब आप कहेंगे कि सर इशारों में भी तो समझा देते, तो वो भाषा का ही रूप है। जब हम भाषा को पढ़ेंगे तो इसके जब भेद करेंगे तो इसके 3 भेद हो जाते हैं। एक तो क्या होगा, इसमें बोलकर मैं समझाऊंगा, या फिर मैं आपको लिख के समझाऊंगा, या फिर संकेतों के माध्यम से। तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, या तो बोलकर, या लिखकर, या फिर संकेतों के माध्यम से। तो विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। तो ये बात आपको पता लग गई। अब देखिए, मैं आपसे कुछ भी कहना चाहता हूं, मैं मेरे भाव या विचारों को प्रकट करना चाहता हूं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अब एक इसमें जो सबसे जरूरी और उपयोगी बात है, एक तो मनुष्य और एक पशु, इन दोनों में जो अंतर होता है वो क्या होता है? देखो, बहुत ध्यान से समझना है, इसमें कई बातें निकल के आएंगी। इसमें से एक मनुष्य में और एक पशु में जो अंतर होता है वो क्या अंतर होता है, ये बात आपको समझ के जोड़ के पढ़नी है। मनुष्य में और पशु में जो अंतर होता है वो सिर्फ एक तो किसका होता है? भाषा का, और एक होता है सामाजिकता का। मनुष्य और पशु में जो अंतर होता है वो किसका होता है? भाषा और सामाजिकता का। क्या अंतर है भाषा और सामाजिकता में? भाषा और सामाजिकता में जो अंतर होता है वो क्या होता है? देखिए, अब मैंने आपसे अभी एक बात कही कि मनुष्य में और पशु में जो अंतर है वो किसका होता है? एक तो भाषा और सामाजिकता का। क्योंकि जब कोई मनुष्य गलत भाषा का प्रयोग करने लग जाता है तो उसे पशु नहीं कहते क्या कि अरे ये तो पशु है। और जब कोई मनुष्य समाज के नियमों को, समाज के कानूनों को, समाज के कायदों को, समाज की बातों से हटकर कोई कर्म करने लग जाता है, तब उसको पशु नहीं कहते क्या? यही 2 चीज ऐसी हैं जो मनुष्य को किससे अलग कर देती है? पशु से। बाकी सारे कर्म मनुष्य वही करता है जो पशु करता है। बस यही 2 चीज ऐसी हैं जो मनुष्य और पशु में अंतर कर देती है। बाकी कोई तीसरा कारण मुझे बताओ, एक भाषा और एक सामाजिकता के अलावा मनुष्य और पशु में अंतर करता हो? कोई नहीं है। यही 2 चीज ऐसी हैं जो मनुष्य को पशु से अलग कर देती हैं। इसीलिए तो कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, तो क्या कहते हैं? अरे मनुष्य है या तू पशु है? और जब कोई मनुष्य समाज की मर्यादा को लांघकर कोई कर्म करता है तो कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं, ये तो पशु है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? परिभाषा पे आ गए हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? समझिए ध्यान से। परिभाषा हमें यहीं से निकालनी है और हमें रटी हुई परिभाषा नहीं, खुद बनानी है। समझ में आ रहा है? एक आप किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हो और एक आप खुद के नोट्स बना के पढ़ रहे हो, अंतर होता है नहीं होता? तो हमें खुद के बनाने हैं, खुद के अनुसार बनाना है। किताबों के झोल में बिल्कुल भी नहीं फंसना, हमें हमारे अनुसार, हमें उसमें से क्रीम खींचनी है। जैसे होता है ना दूध, और जो होता है दूध जब हम उसको जमा देते हैं, दूध जमाने के बाद में छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। तो हमें मक्खन निकालना है, छाछ छोड़नी है। तो यहां भी ये बात ध्यान रखनी है, हमें परिभाषा का मक्खन बनाना है और फिर उसको अपने अनुसार समझना है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है।
वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई परिभाषा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये बात किसकी हो गई, भाषा की। तो अभी हमने दो शब्दों के बारे में पढ़ा है, एक तो हिंदी के बारे में, एक भाषा के बारे में। एक तो हिंदी के बारे में, एक भाषा के बारे में। तो भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है, संस्कृत की भाष धातु से। इसका अर्थ क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति या भावों की अभिव्यक्ति या वाणी की अभिव्यक्ति। हम अपनी वाणी को अभिव्यक्त करते हैं, तो विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम भाषा होती है। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम भाषा होती है। और कहा भी गया है भाष व्यक्तायाम वाची, भाष व्यक्तायाम वाची। देखो बहुत ही अच्छी बात कही गई है। क्या मतलब है इसका, भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी, मनुष्य की व्यक्त वाणी भाषा है। मनुष्य की व्यक्त वाणी भाषा है। भाष व्यक्तायाम वाची, भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी, मनुष्य की व्यक्तायाम माने व्यक्त, वाची माने वाणी, क्या है, भाषा है। तो भाषा क्या है, मनुष्य की व्यक्त वाणी है। मनुष्य जो कुछ भी व्यक्त करना चाहता है, जो कुछ भी कहना चाहता है, जिस माध्यम से कहता है, जो कुछ भी बोलता है, वही भाषा है। तो ये तो बात हुई अभी भाषा की। अब इसके अलावा ध्यान से समझो, जो इसमें ध्यान देना है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं भोलानाथ तिवारी। और भोलानाथ तिवारी जी इसके बारे में क्या कहते हैं, भाषा के बारे में जो भोलानाथ तिवारी जी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भोलानाथ तिवारी जी ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, और वो परिभाषा क्या है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्राय यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है, अर्थात वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको विशेष ध्यान रखनी है भोलानाथ तिवारी जी की, जो आपको पता होना आवश्यक है। तो अब हम आगे जो बात करेंगे, ये तो हमने करी अभी बात भाषा की, अब हम कहेंगे हिंदी और भाषा दोनों का एक साथ, हिंदी भाषा। अब चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की। अभी तक तो हमने इन दोनों शब्दों की बात करी थी, एक तो हिंदी की और एक भाषा की। अब हिंदी और भाषा दोनों शब्दों की हमने बात कर ली, तो अब किसकी बात करेंगे, हिंदी भाषा दोनों की एक साथ, ठीक है ना। तो ये हिंदी भाषा कहां से आई, कैसे आई, क्या इसका काल था, क्या इसका क्रम था, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो अब बात करेंगे हिंदी भाषा की। तो देखिए आपको अच्छे से पता है सभी भाषाओं की जननी, अर्थात मैं कहूं हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। हम कहते हैं ना सभी भाषाओं की मां कौन है, संस्कृत। सभी भाषा किससे उत्पन्न हुई है, संस्कृत से। तो सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत। संस्कृत के बाद में आई पाली। संस्कृत के बाद में कौन सी आई, पाली। पाली के बाद में कौन सी आई, प्राकृत। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, संस्कृत के बाद में आई पाली,
पाली के बाद में क्या आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद में क्या आई? अपभ्रंश। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अब अपभ्रंश से ही माना जाता है अवहट्ट को। अवहट्ठ भी कह देते हैं, अवहट्ट भी कह देते हैं, अवहट्ठ भी कह देते हैं। तो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से ही निर्माण हुआ है अवहट्ट का। और इससे फिर अब लेकिन उस अवहट्ट की जो अवहट्ट है, इसकी बात हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े विस्तार से की जाती है, इसलिए हम ध्यान यहां नहीं देंगे। बस ध्यान से समझ लेना कि जो अवहट्ट का समय है वो 1800 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना जाता है। तो अपभ्रंश के बाद में क्या आई? हिंदी। अपभ्रंश के बाद में क्या आई? हिंदी। और जो अपभ्रंश का ही एक भाग है सौरसेनी। अपभ्रंश का ही एक भाग क्या है? सौरसेनी। इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। तो यहां हमें ये क्रम पता होना चाहिए, तो समझना ध्यान से। सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। संस्कृत के बाद में क्या आई? पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक भाग है सौरसेनी, जिससे निर्माण किसका हुआ है? हिंदी का। तो हिंदी किसकी देन है? सौरसेनी अपभ्रंश की। तो देखिए यहां पर ये तो इसका क्रम है। अब हमें इसका काल भी पता होना चाहिए, हमें इसका समय भी पता होना चाहिए। तो जो संस्कृत है इसको दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो कौन सी संस्कृत थी? जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे। एक तो कौन सी संस्कृत थी? जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे। और दूसरी कौन सी संस्कृत थी? जो लोक व्यवहार में प्रचलित थी, अर्थात रामायण और महाभारत किसमें लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। रामायण और महाभारत किसमें लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। तो देखिए वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए हैं? वेद और उपनिषद। वेद, उपनिषद और ऋचाएं किसमें लिखी गई हैं? वैदिक संस्कृत में। और रामायण और महाभारत किसमें लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। आप अच्छे से जानते हो मनुष्य क्या है? बड़ा स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य क्या है? स्वार्थी प्राणी है। जो सरल चीज होती है उसको ग्रहण करता है, कठिन चीज को त्याग देता है। तो जो वैदिक संस्कृत थी वो कठिन थी, लौकिक संस्कृत बोलचाल में, व्यवहार में प्रयोग हो रही थी, इसलिए सरल थी। लौकिक संस्कृत को अपना लिया और वैदिक संस्कृत का प्रयोग बहुत कम हो गया। वैदिक संस्कृत का प्रयोग आप अच्छे से जानते हो किसमें किया जाता है? जब आप कोई कथा करवाते हो, कोई नामकरण कराते हो, तो एक तरह से इसको पंडितों की भाषा के रूप में जगह दे दी है। अब देखिए वैदिक संस्कृत, अब हम इसके जब काल की या समय की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जब भी किसी चीज की बात करते हैं तो उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। क्या किसी भाषा का आप निश्चित समय, 100% निश्चित समय बता सकते हो? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार में एक साथ एक ही भाषा प्रयोग में नहीं आती। कुछ समय ऐसा होता है जो एक भाषा अधिक और एक भाषा कम चलती रहती है। लेकिन जो अधिक ज्यादा समय में, जो मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग जाती है, जिस समय में ज्यादा प्रयोग होती है वो उसका मान लिया जाता है मानक समय। तो देखिए इसका हम क्या निकालेंगे? औसत समय। और औसत समय में उसमें अंतर आता है 500 वर्ष का। औसत समय, एक एवरेज समय लेके चलेंगे तो प्रत्येक भाषा में जो अंतर आएगा वो 500 वर्ष का अंतर आएगा। कितने वर्ष का? 500 वर्ष का। तो एवरेज समय लेके चलेंगे तो जो अंतर आएगा 500 वर्ष का आएगा। लेकिन जो वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है, वैदिक संस्कृत की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से। वैदिक संस्कृत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से, क्योंकि ऋग्वेद के आधार पर, तो ऋग्वेद के आधार पर इसका समय कब से मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से। और आपको अच्छे से पता है ईसा पूर्व से जब ईसवी की तरफ आते हैं तो घटता है, ईसवी बढ़ती है, ईसा पूर्व घटता है। तो 1500 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका माना जाता है? वो समय माना जाता है वैदिक संस्कृत का। किसका समय होगा? वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत का समय कब से माना जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो अब मैं ऐसे कहूं कि जो संस्कृत का समय है वो कौन सा कितना होगा? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किसका समय होगा? संस्कृत का। अब संस्कृत के दो भाग कर दिए, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो गया। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हो गया। अब संस्कृत के बाद में क्या आई? पाली। तो पाली का समय कब से हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, क्योंकि 0 ईस्वी नहीं लिख सकते। अब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका माना जाता है? पाली का। अब पाली क्या है? भाषा। तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए थे? पाली में। तो बौद्धों की भाषा क्या है? पाली। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए? पाली में। पाली के बाद में क्या आई? प्राकृत। तो प्राकृत का समय कब से हो जाएगा? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका होगा? प्राकृत का। अब प्राकृत में क्या लिखे गए थे? जैन ग्रंथ। तो जैनियों की भाषा क्या है? प्राकृत है। जैनियों की भाषा प्राकृत है। देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस अर्थात मैं कहूं छापा खाना का प्रयोग किस भाषा में किया गया? प्राकृत भाषा में। जैनियों ने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, जैनी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करते हैं, संख्या में वो भले ही कम है लेकिन अपने धर्म के प्रति सबसे अधिक समर्पित और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कौन करते हैं? जैनी लोग करते हैं। इनकी भाषा क्या है? प्राकृत। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना का प्रयोग किस में किया गया? प्राकृत भाषा में। किन्होंने? जैनियों ने। पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो प्राकृत में क्या लिखे गए हैं? जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए? पाली में। और जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है उसको क्या कहते हैं? अपभ्रंश। नाम से ही पता लग रहा होगा शब्द के से अपभ्रंश। क्या अर्थ होता है अपभ्रंश? अपभ्रंश का मतलब होता है उबड़ खाबड़ या टूट फूट, तोड़ फोड़। ऐसे कहते नहीं क्या घाटी में अपभ्रंश पड़ गए, जमीन में अपभ्रंश पड़ गए। तो ये पहाड़ पर्वत ये किससे उत्पन्न हुए? अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। तो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही भाग है सौरसेनी, और सौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। तो इस अपभ्रंश का समय माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और अपभ्रंश के बाद में आई हिंदी, तो हिंदी का समय कब से माना जाएगा? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक किसका समय माना जाएगा? हिंदी का। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? क्या आज के समय पर संस्कृत का प्रयोग नहीं होता क्या? क्या आज के समय पर पाली का प्रयोग नहीं होता क्या? क्या आज के समय पर प्राकृत या और अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं होता क्या? लेकिन वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? इसका कारण है। कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले कह चुका था जो कुछ भी होगा सब प्रमाण पढ़ेंगे, कारण सहित पढ़ेंगे। तो कारण क्या है कि वर्तमान समय हिंदी का है? देखिए एक साथ कोई भी भाषा प्रभाव में नहीं आ जाती। कुछ समय ऐसा होता है कि दोनों भाषाओं का प्रयोग समान होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है एक भाषा बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, एक कम हो जाती है। जिस समय जो भाषा बहुत ज्यादा प्रभाव में आती है, बहुत अधिक प्रयोग में आती है, वह उसका मानक समय हो जाता है। तो इसलिए हिंदी का जो मानक समय माना जाता है, हिंदी का जो मानक समय, स्टैंडर्ड कहते नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक।
जैसे स्टैंडर्ड सोना, शुद्ध सोना कहते नहीं कहते, 22 कैरेट 24 कैरेट, वैसे ही हिंदी का जो शुद्ध समय है, जो मानक समय है, वो क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी। हिंदी का जो मानक समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी, क्योंकि 1000 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक हिंदी और अपभ्रंश दोनों का प्रयोग लगभग समान हो रहा था। जो 1000 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक अवहट्ट, जो अवहट्ट भाषा है वो और ये लगभग बराबर सी प्रयोग हो रही थी, लेकिन 1100 ईस्वी आते ही हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा और अवहट्ट का प्रयोग कम हो गया, इसलिए 1100 ईस्वी हिंदी का मानक समय मान लिया गया। अब हिंदी को मानक मान लिया, मानक भाषा हिंदी को मानने का कारण क्या है? किस वजह से हिंदी को मानक भाषा माना गया, इसकी क्या कारण थे, ये बात भी हमें पता होना चाहिए, जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस वजह से इसको प्रयोग किया जाने लगा, हिंदी बहुत ज्यादा प्रभावशाली क्यों हुई, सबसे ज्यादा प्रयोग हिंदी का क्यों होने लगा। तो आपको अच्छे से पता है हिंदी ना केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा और भी कई देशों में बोली जाती है। बहुत सारे देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिसका बहुत कम लोगों को पता है। आप देखोगे अधिकांशतः जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो बताते हैं वो किसको बताते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बताई जाती है, वो कौन सी बताई जाती है? चीनी की मंडारिन। लेकिन अगर सच्चाई देखोगे ना, अगर इसको डीपली और अंदर पता करोगे, अगर आप इसको विस्तार से समझोगे तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी? हिंदी। वर्तमान समय में लोग कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी मंडारिन है, लेकिन हकीकत यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा हिंदी है। यह बात आपको ध्यान से रखनी है और माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। इसके ऊपर बड़े विस्तार से रिसर्च किए गई हैं, बहुत सारी खोज की गई हैं और खोज करने के बाद में ये बात निकल के आई है कि हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रयोग की जाने वाली भाषा है। लेकिन आप जब नेट पर सर्च करोगे या कहीं देखते हो तो इसको तीसरे स्थान पर दिखाया जाता है। पहले स्थान पर चीनी मंडारिन दिखाई जाती है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी और तीसरे स्थान पर हिंदी दिखाई जाती है। लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी में जो कही जाए बात तो वो क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी ही है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हिंदी का जो मानक समय है वो 1100 ईस्वी है, क्योंकि देखो जब संस्कृत के बाद में पाली आई तो क्या एक साथ पाली का प्रयोग होने लग गया क्या? नहीं, कुछ समय संस्कृत और पाली का प्रयोग बराबर किया गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि संस्कृत का प्रयोग कम और पाली का प्रयोग ज्यादा होने लगा। जिस समय पाली का प्रयोग ज्यादा होने लगा वह उसका समय हो गया। वैसे ही पाली के बाद जब प्राकृत आई तो पाली से और प्राकृत से जो संपर्क हुआ उसमें कुछ समय ऐसा था बराबर चली, लेकिन एक समय ऐसा आया प्राकृत का प्रयोग ज्यादा और पाली का प्रयोग कम हुआ। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद में ध्यान रखना, हालांकि यहां हम अवहट्ट और खड़ी बोली की बात नहीं करेंगे, उसकी आगे चर्चा करेंगे। अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई और हिंदी का जो मानक समय माना जाता है वो 1100 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का मानक समय क्या है? 1100 ईस्वी। तो हिंदी का जो प्रारंभिक समय है वो तो 1000 ईस्वी है, लेकिन हिंदी का जो मानक समय है वो क्या है? 1100 ईस्वी है। अब ये बात करी अभी हमने हिंदी के भाषा की, तो सबसे पहले हमने चर्चा किस पर करी थी? हिंदी शब्द पर। उसके बाद में हमने चर्चा किस पर करी थी? भाषा पर। अब हमने चर्चा करी है हिंदी भाषा पर। तो यहां एक बहुत अच्छी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे संविधान में हिंदी का जो उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में
संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित, हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो देखो एक बात तो दिमाग में बिठा लेना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। क्या है हिंदी? राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। हम अभी चर्चा करेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजनयिक भाषा, मातृभाषा, उपभाषा, बोली, ये क्या होती हैं। इन सब का हमें पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप भाषा का टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हर चीज का पता होना चाहिए। बोली क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजनयिक भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, ये हर चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और हर किसी पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा होती तो सारे कामकाज पूरे भारत में सिर्फ हिंदी में ही होते, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि सारे कामकाज हिंदी में होते हैं क्या? हिंदी भारत के संपूर्ण भारत में नहीं बोली जाती। हिंदी भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। जो मुख्य रूप से हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में किया जाता है। जो 9 राज्यों में किया जाता है वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो, हालांकि उसकी चर्चा बड़े विस्तार से करेंगे। जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश तो हिंदी का गढ़ माना जाता है, मेन गढ़ जो हिंदी का है। हिंदी के जो सबसे बड़े विद्वान हुए हैं वो सब कहां से हुए हैं? उत्तर प्रदेश से। हिंदी को सबसे ज्यादा प्रभुत्व बनाने के लिए, सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, हिंदी को सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों ने सबसे अधिक हिंदी को विकसित करके विकासशील किया है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लाया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। अब संपूर्ण हरियाणा नहीं है, हरियाणा का कुछ भाग है। हरियाणा में हरियाणवी भी बोली जाती है, इसके कुछ भाग में हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा उत्तरांचल, जिसमें हम कह देते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या कह देते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ भाग पंजाब का, पंजाब का कुछ भाग भी इसमें आता है। पंजाब का कुछ भाग और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली।
ये 9 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में जो हिंदी भाषी देश हैं, हिंदी भाषी जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और राज्यों में ये सब आते हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। हालांकि इसकी चर्चा अभी आगे बहुत विस्तार से करेंगे, अभी तो हमें यहां इसके अनुसार समझना है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती। अंतर होता है, बहुत अंतर होता है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राजनयिक भाषा, इन सब में। ध्यान क्या रखना है कि ये राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती, केवल 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए इसको राजनयिक भाषा, सॉरी राजनयिक नहीं, राजभाषा कहते हैं। राजनयिक भाषा कहते हैं दो देशों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, दो देशों के बीच पत्र व्यवहार की जो भाषा होती है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, जिसका बहुत बड़ा विस्तार होता है। लेकिन हिंदी राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि हिंदी की भाषा, हिंदी की जो भाषा होगी वो क्या होगी? देखिए ध्यान से समझना, हिंदी जो भाषा है वो क्या होगी? राजभाषा। हिंदी के बारे में क्या कहा गया है? हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होती है, क्या किसे कहते हैं लिपि, ये भी हम चर्चा करेंगे। लिपि का मतलब होता है जो हम कोई वर्ण लिखते हैं उस वर्ण का लिखित रूप ही लिपि है। वर्णों को जो हम क्या दे देते हैं? लिखित रूप दे देते हैं। वर्णों का या ध्वनि का जो लिखित रूप दे दिया जाता है, जो हम जिसको हम क्या कर देते हैं? लिपिबद्ध कर देते हैं। तो हमारी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। तो हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है। तो ये किसमें कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 343(1) में। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है। तो अनुच्छेद 343(1) में क्या कहा गया है कि राजभाषा तो क्या होगी? हिंदी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 43(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि भारतीय, समझना इसको थोड़ा विस्तार से, 343(1) के अनुसार, 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा, भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि है। लिपि क्या है? देवनागरी है। ये किसमें कहा गया है? संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं संपर्क की भाषा। सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं संपर्क की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सांस्कृतिक एकता,
सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना, सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना और संपर्क की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। तो याद रखना इस बात को कि जो हमारी सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना और संपर्क की भाषा के रूप में किसको अपनाया गया है? हिंदी को। किसको अपनाया गया है? हिंदी को। तो ये सब बातें आपको बड़े विस्तार से पता होना चाहिए, इनको आप बड़े ध्यान से समझना। तो अभी तो चर्चा हमने जो करी है हिंदी भाषा की, हिंदी शब्द की, और हिंदी के अलावा इसके जो संविधान में उल्लेख है उसकी। अब 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर होता है। इसके आगे की चर्चा बड़े विस्तार से अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो एक बार फिर से मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।